हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के बारे में। ऐसा ही पेपर आपके ज़िले में मिलेगा आपको। अगर आपके ज़िले में अभी पेपर नहीं हुए हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं बार बार पेपर में। ठीक है ना, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। और ऐसे 3-4 पेपर और अपने चैनल पे अपलोडेड किए हुए हैं, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपके और किसी विषय, चाहे आपके हिंदी, गणित, इंग्लिश, सामाजिक, संस्कृत, किसी का भी पेपर अगर बाकी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप ओरिजिनल पेपर्स देख सकते हैं इस साल के, जिससे आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो बार बार आते हैं, चाहे जिला कोई भी हो। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो हम जानते हैं क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं जिसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए पीएच उसका क्या होगा, जो लाल से नीला कर देता है किसी को, उसका पीएच होता है हमेशा 7 से ऊपर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये सब 7 से नीचे है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकते। अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो देखिए धातु पूछते तो हम पारा कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन हमसे क्या पूछा है, अधातु पूछा है। तो अधातु पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा अपना स, ब्रोमीन। ब्रोमीन करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट है, तो इसमें कौन सा हो गया अपना, ब्रोमीन। नेक्स्ट है, कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता होती है 4। ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन लेने और देने की क्षमता रखता है कार्बन। अगला देखते हैं, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है ना, ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन ये किस में होता है, ये होता है अपने हाइड्रा में। किस में होता है, हाइड्रा में। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा गया है कि सामान्य दृष्टि से अपने किसी वयस्क, जो स्वस्थ वयस्क मनुष्य है, उसको सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, जिससे वो किसी चीज को आराम से देख पाए। तो होता है अपने 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, जनित्र कहते हैं या जनरेटर कहते हैं। ठीक है ना, जो क्या करता है, विद्युत धारा बनाता है। अगला प्रश्न है अपना, ओजोन मंडल के क्षय के कारण ज्ञात कारणों में सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है। सर्वाधिक जो उत्तरदायी है उसे हम क्या कहेंगे, CFC। ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपने, दो न्यूरॉन्स के बीच के भाग को क्या कहते हैं, स्नैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नैप्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। कार्बन कार्बन के एकल बंध युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, लिखा हुआ है, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत जनरेटर क्या करता है, पहले चलता है फिर क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, यानी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, रंध्रों का खुलना और बंद होने का कार्य द्वार कोशिका या गार्ड सेल जिनको कहते हैं, क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं, गार्ड कोशिकाएं। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर। डायप्टर जिसको हम डी से दिखाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा है विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सोचने वाला भाग मानव मस्तिष्क का कौन सा होता है। तो उसे हम कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से आपसे। ठीक है ना, जो इस प्रकार है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को झड़ने और गिरने से रोकने के लिए जिम्मेदार है। तो उसका नाम क्या है, एब्सिसिक। क्या नाम है उसका, एब्सिसिक। एब्सिसिक हार्मोन। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो वो होता है इंसुलिन। किस हार्मोन की, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अपने, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण अपना इस प्रकार का होता है। ठीक है ना, जब कोई वस्तु यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो कहाँ पे रखी है,
यहाँ पे कहीं अनंत से जब ऐसी कोई प्रकाश किरण आती है तो वो सारी कहाँ मिलती है, अपने फोकस पर मिलती हैं। तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, वास्तविक, उल्टा बनेगा और बिंदु के समान बनेगा। क्या बनेगा, बिंदु के समान, बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, बहुत ही छोटा, बिंदु के समान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताना, तो टारट्रिक। कौन सा होता है, टारट्रिक। ठीक है ना, अगला देखते हैं, नेक्स्ट है अपना टारट्रिक। नेक्स्ट है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताना है आपको। लार में पाया जाने वाला एंजाइम, तो टाइलिन। कौन सा होता है, टाइलिन। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाएं किसके कारण लाल होती है, तो किसके कारण होती है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खेजड़ी के पेड़ का संबंध किस राज्य से है, तो ये अपने राजस्थान राज्य, राज्य पूछा इसलिए राज्य कौन सा होगा अपना, राजस्थान, राजस्थान राज्य। ठीक है, नेक्स्ट है, आवेश की इकाई क्या होती है, तो आवेश की इकाई होते हैं कूलाम। कौन सी अपने आवेश की इकाई, कूलाम। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में डालने पर लाल लिटमस का रंग कैसा होगा। देखिए कौन सा विलयन है अपने पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg, हाइड्रोक्साइड होता है OH। ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है तो इसके बाद 2 लगा दिया। अब पूछा है कि इसको अगर हम जलीय विलयन में डालने पर लाल लिटमस कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो कैसा रंग हो जाएगा उसका, नीला हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा नीला। नेक्स्ट है अपना, किन्हीं दो प्राकृतिक सूचकों के नाम बताने। तो कोई दो प्राकृतिक सूचक पूछे तो हम लिख सकते हैं हल्दी। ठीक है ना, हल्दी लिख सकते हैं, प्याज, लौंग, वेनिला। ठीक है ना, दो ही पूछे। अगला है प्रश्न, दो मादा हार्मोन के नाम बताइए। दो मादा हार्मोन के नाम बताने, तो आप कहोगे एस्ट्रोजन, एक तो हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ये लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखिए। अगर लोहे को जंग से बचाना तो 2 उपाय हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम उस पर कलर कर सकते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए, एक तो उस पर पेंट किया जा सकता है, पेंट द्वारा बचा सकते हैं, दूसरा उस पर ग्रीस किया जा सकता है। ठीक है ना, तीसरा उसको गैल्वेनीकरण किया जा सकता है। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाई जा सकती है उस पर। ठीक है ना, अपने से 2 ही पूछे, आप 2 लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो एक हो जाएगा अपने सोना हो गया, चांदी हो गई। ठीक है ना, सोना, चांदी, ये मुक्त अवस्था में, प्लेटिनम। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना, विशेष कारण था, मटर का पौधा क्यों चुना। एक तो वो उभयलिंगी था, उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब ये हुआ कि उसमें दोनों मतलब नर और मादा दोनों प्रकार के लिंग उपस्थित थे। ठीक है, दोनों लिंगी, उभयलिंगी पुष्प था। दूसरा, स्वनिषेचन उसमें आसानी से हो सकता था। तीसरा उसका जीवन चक्र बहुत छोटा था, जीवन चक्र है ना बहुत ही कम था। जीवन चक्र कम मतलब छोटा था, जीवन चक्र छोटा था। ठीक है ना, अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 2 अम्लों और 2 क्षारों के नाम लिखिए। तो 2 अम्ल और 2 क्षार कौन से लिख सकते हैं। अम्ल अगर बात करें तो अम्ल में हम लिख सकते हैं विनेगर हो गया। ठीक है ना, विनेगर, और अपने H2SO4। अब H2SO4 कहाँ यूज़ करते हैं, तो गाड़ी की बैटरियों में इस्तेमाल होता ही है। ठीक है, अम्लों का राजा भी कहते हैं इसको। ठीक है, और अगर क्षार की बात करें तो क्षार होता है अपने खाने का सोडा। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं NaHCO3, खाने का सोडे में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक अपने ड्यूरेंट जिसको कहते हैं हम AlOH3। ठीक है ना, ये भी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, इनको आप लिख सकते हैं। अगला पूछा है, एक अपने पास है बल्ब। ठीक है ना, जो जल रहा है 6 घंटे प्रतिदिन, और बल्ब कितने वोल्ट का है, 60 वोल्ट का है, जो 30 दिन, महीने में 30 दिन जल रहा है, तो कितने यूनिट बिजली की खपत होगी, ये पता लगाना है। तो देखिए बिजली की खपत कैसे निकालते हैं, टोटल जितना खर्चा हो रहा है, एनर्जी कैसे निकालेंगे, बराबर जितनी पावर है, जितने टाइम जल रहा है, और जो समय लिया, कुल कितने दिन जल रहा है, मतलब पूरे दिन। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँ तो 60 गुणा 60 वोल्ट का बल्ब है, 6 घंटे चल रहा है, और कितने 30 दिन चल रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अपने यूनिट निकालनी ना, तो किलोवाट घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे,
1000 का भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया, इनका गुणा मल्टीप्लाई हो गया अपने 36 इंटू 3। ठीक है, और नीचे कितना है 10। अब इसका आप अगर गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, 1 कैरी जाएगा और 3 तिया 9 10। ठीक है, अब इसका 10 में भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा आपका इसका 10.8। ठीक है ना, यूनिट। ये इतना अपना इसके उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र का आपको चित्र बनाना है। ठीक है ना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जो अपने इंपॉर्टेंट डायग्राम का वीडियो डाल रखा है वहाँ से आप देख सकते हैं, उसमें बताया गया था कि अपने न्यूरॉन का चित्र आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है मानव में वृषण के कारण, यहाँ पे हिंदी में मिस प्रिंट है, वृषण के कारण नहीं मतलब कार्य पूछे हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में एकदम सही प्रिंटेड है। तो मानव वृषण के कार्य क्या होता है, पहला तो ये क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। क्या, शुक्राणु बनाना इसका कार्य होता है, शुक्राणु बनाता है। दूसरा ये क्या करता है, जो अपने एंड्रोजन बनते हैं उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है अपने निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार के अग्रदीप में, अग्रदीप मतलब जो हेडलाइट होती है उसके अंदर लगने वाला जो दर्पण है वो कौन सा होता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है, वो होता है अपने अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या करता है, जब इसको बल्ब को है ना मुख्य फोकस के, ये बल्ब है अपना, मान लीजिए ये मुख्य फोकस की जगह पे रख दिया, तो ये जब लाइट इस पे जब टकराएगी ना तो वो एकदम उसको समांतर भेज देता है, एकदम सीधी यूँ समांतर भेज देता है, ये इसका काम होता है, इसलिए लाइट बहुत दूर तक जाती है। दूसरा है किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण, मतलब पश्च दर्पण मतलब हो गया कि साइड मिरर होता है ना गाड़ियों के, वो कौन सा होता है, तो वो होता है अपने उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये कोई भी बड़े क्षेत्र को ना छोटे से में दिखा देता है। अपने को गाड़ी में पीछे वाला पूरा एरिया देखना होता है, जो अपने को छोटे से कांच में पूरा दिख जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे कौन सा होगा अपने उत्तल दर्पण। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बड़ा ही आसान सवाल और बहुत बार रिपीट भी हो चुका है ये। ठीक है ना, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका एक विशेष कारण क्या होता है, अपने अपवर्तन। कौन सा, अपवर्तन, अपवर्तन के कारण। ठीक है ना, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते। कारण क्या हो गया, जब सूर्य की किरणें या तारों का जो प्रकाश है वहां से अपने आंखों तक पहुंचने के कारण क्या होता है, जब वायुमंडल में विभिन्न माध्यम को टकराते हुए, बहुत से कणों से टकराते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण हमें तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो मेन कारण क्या हो गया, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमको ये तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये चालक के, अपने चालक जो तार होता है ना, चालक की लंबाई पर, एक तो किस पे, लंबाई पर करेगा। दूसरा जो तार है उसकी मोटाई पे निर्भर करता है कि तार कितना मोटा है। और तीसरा निर्भर करता है उसके प्रकृति पर, तार है ना उसकी प्रकृति कैसी है, अनुप्रस्थ काट का मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, चालक जो तार है उसकी लंबाई हो गई, और उसकी प्रकृति कैसी है, तार है ना उसकी प्रकृति किस प्रकृति का वो है, इन तीन चीजों पर निर्भर करता है। तो पहला कौन सा, चालक की लंबाई पर, दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट या मोटाई पर, तीसरा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तीनों याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती जिमग और दिष्ट जनित्र में अंतर, मतलब एसी और डीसी में अंतर बताना है। ठीक है ना, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो मान परिवर्तित होता है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, मान प्रतिवर्ती होता है, जबकि दिष्ट धारा का मान है ना दोनों चर अचर दोनों पदों में हो सकता है। ये थोड़ी मुश्किल परिभाषा हुई, तो आसानी से ये समझिए कि प्रत्यावर्ती जो धारा है वो एक दिशा में समान आवर्त से चलती है। ठीक है ना, ये मतलब हुआ। दूसरा ये हुआ कि हम है ना दिष्ट धारा को कहीं नहीं भेज सकते, आगे प्रेषित कभी नहीं कर सकते, जबकि हम अपने प्रत्यावर्ती धारा इसको हम आगे भेज सकते हैं। अब सिंपल शब्दों में समझिए कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो कभी मतलब दिशाएं बदलती है, मतलब ऐसे ऐसे चलती है, जबकि अपने दिष्ट धारा अपनी दिशा नहीं बदलती, वो एक ही दिशा में चलती है। दूसरा, प्रत्यावर्ती धारा को हम स्थानांतरित कर सकते हैं किसके, ट्रांसफार्मर के माध्यम से, लेकिन दिष्ट धारा के साथ ऐसा हम नहीं कर सकते। ये दो अंतर आप लिख सकते हैं। फिर अगला है परावर्तन के नियम बताइए। तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं, परावर्तन में एक विशेष बात की क्या, कि इसके अंदर आपतित किरण, ठीक है ना, कौन सी, ये हमने बनाया आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए, पहला। ठीक है ना, और दूसरा क्या होता है, ये जो कोण होते हैं ये दोनों हमेशा इसमें बराबर होते हैं, इनका ध्यान रखना। ठीक है ना, अगला प्रश्न है अपना,
कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो दैनिक जीवन में दांतों को सड़ने से बचाने के लिए पीएच का मालूम होता है, तो उस हिसाब से हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी खाना बनाने के लिए जो पेट में HCl कौन सा अम्ल होता है, अपना HCl अम्ल होता है, एसिड बनता है, उसके पीएच को बदलने और उसके अनुसार काम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो दैनिक जीवन में इस प्रकार से आप उपयोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर है ओजोन परत की क्षति क्या है। ओजोन पृष्ठ का परत जो है अपनी नष्ट होना, वही ओजोन परत की क्षति है। और इसके लिए क्या है, CFC जो है वो जिम्मेदार होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है, इसके लिए मुख्य कारण में आती है, ठीक है। और इसके लिए इसका उपयोग थोड़ा कम करना चाहिए, जो नियम कानून है उसके अनुसार, ठीक है। इसका आंसर भी आप आराम से लिख सकते हो। फिर अपने बोला है संतुलित समीकरण संतुलित कीजिए। तो ये सबसे सिंपल प्रश्नों में आता है, जहाँ से आपको फ्री के नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। इसको बड़ी आसानी से आप संतुलित कर सकते हैं। और अपने चैनल पे वीडियोस अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो इनको किस प्रकार से संतुलित करेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगला पूछा है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए या मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भी अपने प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में अपने से पूछा है कि अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब है जो ये 3 स्थितियाँ बनाइए। 3 स्थितियाँ बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण कहाँ यूज होता है, एक टॉर्च में होता है, ठीक है, सर्च लाइट में उपयोग करते हैं, गाड़ियों की हेडलाइट में करते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर है उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का किरण आरेख बनाना है। और अवतल लेंस और उत्तल लेंस में आपको जो है आपको अंतर बताना है। तो देखिए इसके अंतर देख लेते हैं। एक उत्तल लेंस बनाते हैं, उत्तल लेंस ऐसा होता है, दोनों बनाते हैं, ठीक है। ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है, ठीक है। अब देखिए ये किनारों से मोटा होता है, कौन सा मोटा होता है, ये अपने अवतल लेंस, ये है अपना अवतल लेंस और ये है अपना उत्तल लेंस, ठीक है। तो किनारों से मोटा और बीच में से होता है पतला, जबकि उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों से होता है पतला, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो अवतल लेंस होगा ये प्रकाश किरण को एक बिंदु पर अभिसारित करेगा या फिर अपसारित करेगा। तो ध्यान रखिए उत्तल लेंस का कार्य होता है, इस उत्तल लेंस का कार्य होता है अभिसारित करना, जबकि अवतल लेंस का कार्य होता है अपने अपसरित करना, यानी फैला देना। तो ये तो किरण जो आएगी ना यूं फैला देगा, ठीक है। जैसे देखिए कैसे फैलाएगा, बड़े सिंपल तरीके से आपने किरण आरेख बना रखे, यहाँ आएगी तो किरण को ये यूं ऐसे फैला देता है, ठीक है ना। और जबकि ये क्या करता है, किरणों को यूं इकट्ठा करता है एक जगह पे, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए ठीक है ना, इस प्रकार का आपका पेपर है। और भी पेपर अपलोड किए हुए हैं, उनकी हेल्प को ले सकते हैं आप, ताकि आपके पेपर शानदार जाए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।